चलिए सभी लोग लगाइए। प्रिया रानी, ज्योति कुमारी, शनिया तिवारी, राहुल, सीमा, निशा, हरिओम, एमडी आलम, सब लोग लगाइए। क्वेश्चन सबसे पहला है आपके सामने, यह दे रहा है कि निम्नलिखित में गैसों में से कौन से वायु नोबल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शाही गैस बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और इसे ही क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। ये अपना ऑक्टेट पूरा किया रहता है, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियोन, जेनॉन, ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये रेडोन जो होता है हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाए जाते हैं वो होता है आर्गन पाया जाता है, ठीक ना, जो कि 0.93% पाया जाता है। ये अक्रिय गैस है। हाँ, हमारे वायुमंडल में देखा जाए तो 78% के करीब क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। ये आपको हो जाएगा 20.94%, जिसको लगभग बराबर में आप 21% लिख सकते हैं, ये पाया जाता है। O2 यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर देखिए अगर CO2 पूछे तो ये हो जाता है 0.03% पाया जाता है। ऑर्गन मतलब ये पूछे, ऑर्गन पूछे तो वो पाया जाता है आपको 0.93% पाया जाता है, ठीक। ऐसे कर कर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा, रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता, वायुमंडल से बाहर पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ये रेडियो एक्टिव आपको गैस आपको रेडियो एक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रियो डी जनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जनेरियो जो संपन्न हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो आपको 1992 में हुआ था, यानी 1992 में हुआ था। सो रियो डी जनेरियो में जो संपन्न हुआ था इसके बारे में बताना है। अरे क्वेश्चन लगा लो, डियर गुड़िया दीदी की नानी, अरे डियर गुड़िया दीदी की नानी क्वेश्चन लगा लो। तुम्हारी गुड़िया दीदी नहीं दिखाई देगी एग्जाम हॉल में। यहाँ देखो, रियो डी जनेरियो जो है, रियो डी जनेरियो है, ये इसके लिए किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन था। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और आपको विकास सम्मेलन था, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देख लो यहाँ पर, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है रियो शिखर सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह 3 से लेकर 14 जून 1992 को रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसे हम लोग नीरी कहते हैं, इस कब है और इसकी स्थापना कब हुआ था, यानी मुख्यालय, नीरी का मुख्यालय, ये पर्यावरणीय अभियांत्रिक शोध संस्थान है नीरी, और इसका आपको स्थापना कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन लगाइए। यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नागपुर में। स्थापना कब हुआ था, आपको 1958 में हुआ था, और इसके मुख्यालय देखोगे नीरी का मुख्यालय नागपुर में मिलता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बी हो जाएगा, ठीक ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय आप देखोगे कहाँ मिलता है, वो नई दिल्ली में मिलता है, ठीक। वो भी पर्यावरण से संबंधित काम करता है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखो, नागपुर में ही 0 माइल भी मिलता है, यानी वहां से पूरे भारत में देखा जाए तो 0 से स्टार्ट कर पूरा दूरी भी लिखा हुआ है, वो नागपुर में ही मिलता है, ठीक ना। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, परिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र क्या है, स्रोत क्या है। परिस्थितिकी निकाय में देखोगे, परिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। आदमी बोलता है ना, तुम लोग आम भाषा में जब स्कूल में पढ़ते होगे तो बोलते होगे कि नागपुर से कानपुर का कितना रास्ता है, तो ऐसे एक बीता का रास्ता आप बताते होगे कि 1 बीता है। वास्तविकता में ये जो बना हुआ है मुहावरा, ये बना हुआ है कि नागपुर में 0 माइल स्थित है, ठीक। 0 माइल कहने का मतलब कि वहां से सब जगह, जो भारत के सभी जगह जो है, वहां से जो बड़े बड़े सिटी हैं वहां से लिखा हुआ है कि 0 से स्टार्ट करके उतना डिस्टेंस कितना है। इसलिए हम लोग देखोगे कि छोटे छोटे जब थे तो नहीं लोग पूछ देता था कि कानपुर से नागपुर के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो वही चीज आपको इंगित करता है, ठीक। आगे देखते हैं, परिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र क्या है। तो प्राथमिक स्रोत जो है ऊर्जा का सबसे वो है आपको सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा जो होता है यह नाभिक के फ्यूजन पर होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, मतलब कि नाभिकीय संलयन पर होता है, इसमें ऊर्जा बनता है, हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम में बदलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको सी हो जाएगा, ठीक। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, ये बताओ। यहां से जो होगा देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि ये जो क्वेश्चन होगा अपने आप में सोचने वाला क्वेश्चन है, तो 10 सेकंड 15 सेकंड आप क्वेश्चन के लिए समय ले लो, बट सोचो, तुक्का मत लगाना, वाली बात याद रखना। जैव विविधता के लिए कम होने का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जैव विविधता क्या हो गया है, कम हो गया है। लगाइए इसका आंसर, मैं देख रहा हूं कौन आंसर सही लगा रहा है। एंग्री अनु, आ गई हो तो स्वागत किया जाए, तुम्हारे लिए क्या किया जाए, ढोल बाजा बजाया जाए, क्या किया जाए बताओ। आ गए हो तो क्वेश्चन लगाओ चुपचाप। 5 के आंसर लगा रहे हैं, ये कौन है, काव्या रॉय 5 का डी लगा रही है।
कव्या रॉय डी लगा रही है, बाकी और अंकिता कुमारी 5 का डी लगा रही है, बहुत अच्छा। बाकी स्नेहा तिवारी 5 का डी लगा रही है। ये देखो राजनंदनी, कहता है लोग ना कि लड़के सब नहीं पढ़ती है, अरे देख लो लड़के सबको देख लो, अभी तक जितने भी आंसर दिया गया है चारों का चारों लड़की ने आंसर दिया है और डी दिया है आंसर, देख लो तुम्हारे सामने आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक ना। आवासीय विनाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवासीय विनाश, और इसी से ये तीनों संबंधित है, यानी कि वायु प्रदूषण से आवासीय विनाश हुआ है, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से आवासीय विनाश हुआ है, और अत्यधिक दोहन से भी देखिए पर्यावरण दोहन से भी आवासीय विनाश हुआ है। कहने का मतलब जैव विविधता मतलब किसी एक क्षेत्र में प्रजाति किसका, पेड़ पौधे का और जीव जंतु का ज्यादा पाया जाना, वहीं तो ज्यादा जैव विविधता दिखाई देता है ना, तो उसका विनाश होगा, यानी आवासीय विनाश होगा तो जैव विविधता अपने आप ही कम होने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कहा जाता है जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। हरित गृह गैस कहने का मतलब कि तुम्हारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि तुम्हारा जो पृथ्वी का तापमान है उसे बढ़ाने में ये योगदान देता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे। अब देखते हैं ये कौन क्वेश्चन गलत लगा रहा है, ठीक ना, ये देखते हैं कौन क्वेश्चन गलत लगा रहा है। देखो ये कौन, ये विकास कुमार लगा रहा है बी, ये देखो एनके लगा रहा है ए, मतलब कुछ ये क्या है, विपिन 21 का सी लगा, मतलब हद इंसान हो भैया तुम लोग, हद इंसान हो भैया तुम लोग। अरे नाइट्रोजन यार गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हमारी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता तो समझो कि पृथ्वी जल के राख हो जाता, ठीक ना। मतलब कि अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता, भैया नाइट्रोजन तो सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में है। जब ये देखोगे कि जब हमारा CO2 देखोगे, CO2 की संख्या देखोगे, CO2 के परसेंट देखोगे 0.03, ये मतलब कि 1% भी नहीं है CO2। और ये कहां से आता है, तो ये जीवाश्म ईंधन जलाते होते आता है। जब ये 1% हो जाएगा तो तुम्हारा पृथ्वी का हाल हो जाएगा कि जहां मन तहां बाढ़, जहां मन तहां सूखा दिखाई देने लगेगा। यानी टेम्परेचर, ये जीवाश्म ईंधन जलाने से टेम्परेचर आता है, यानी कि जिसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाए वो प्रकाश के जो है उष्मा उसको शोषित कर लेती है, बाहर नहीं निकलने देती है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी गर्म होने लगता है। या और भी ग्रह, जैसे कि शुक्र ग्रह में 95% CO2 है, जबकि बुध सबसे नजदीक है सूरज का, लेकिन सबसे गर्म कौन सा होता है, तो शुक्र होता है, क्योंकि उसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा सबसे ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि CO2 कम करना है। CO2 कम कब होगा, जब तुम पेड़ पौधे लगाओगे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। CO2 कब कम होगा, जब तुम जीवाश्म ईंधन कम जलाओगे, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जब तुम जलाते हो तो वो क्या होता है, CO2 छोड़ता है वायु के आपको देख रेख में, अगर जलाते हो तो मतलब वायु होता है। तो अगर वायु नहीं होता है तो वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो और खतरनाक है। यहां पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। देखो ग्रीन हाउस गैस में कुछ आपको पूछता है कि कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो यहां पर देख लो वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस यानी कि जो वायुमंडलीय तापमान को बढ़ाती है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। एक देखो गुड ओजोन होता है, बैड ओजोन कल भी मैंने कराया था। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, लेकिन जो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है ओजोन, उसे बैड ओजोन कहा जाता है, यानी बुरा ओजोन कहा जाता है। कहने का मतलब कि ये जो करता है ये तापमान बढ़ाने में काम करता है, हमारे जो वायुमंडल में आ जाता है, ठीक ना। जो समताप मंडल में है वो अच्छा वाला ओजोन है, जो कि पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है। नाइट्रस के ऑक्साइड भी देखोगे और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां है। यहां पर ध्यान से रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, ये आपको बताना है। आगरा में है, झांसी में है, कानपुर में है, लखनऊ में है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लगाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जो है ये राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहां पर है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर लगाओ, क्या दिक्कत है। 7 के सर बी, बहुत अच्छा। झांसी में, कहां पर है, झांसी में है, ये याद रखिएगा। कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना किया गया था वो 8 मई 1998 को झांसी में की गई थी। यह किसके अंतर्गत काम करती है, तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करती है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और यह कृषि वानिकी के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब तत्वों को, यहां पर देखिए क्वेश्चन आगे, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु भार के बराबर हो जाते हैं, यानी दो अन्य तत्वों के। ये कौन सा नियम कहलाता है, जिसे इसे त्रिक नियम कहा जाता है। बट ये कौन से वैज्ञानिक दिए थे,
त्रिक नियम जो दिए गए थे ये कौन से वैज्ञानिक दिए थे, आपको बताना है त्रिक नियम। त्रिक नियम जो दिए थे ये आपको बताना है। देखो ये जो दिए थे कौन लगा रहे हैं इनसे, बहुत अच्छा, जो लोग सही सही लगा रहे हैं त्रिक नियम का आंसर रेवेनाइनर ने दिया था, ये सही लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो बीच वाला होता है वो दोनों के परमाणु भार के क्या होता है, आपको प्रतिफल होता है, क्या होता है, प्रतिफल होता है, इसे भी याद रखिएगा। और आपको तीन त्रिक दिया गया था, तीन त्रिक दिया गया था, इसे भी याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आंसर हम बोले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोवेनाइनर हो जाएगा। ट्रिक नियम आपको जानते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ जैसे कि एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले पढ़ लो। आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन विज्ञानी डोवेनाइनर ने 1817 में 3 तत्वों का त्रिक नियम बनाया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने के बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो होता है अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होते हैं, यानी कि दोनों को जोड़कर भागा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो कौन कौन यहाँ पर त्रिक नियम है, यहाँ पर एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, इसका परमाणु भार के अकॉर्डिंग तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक ना, बहुत अच्छा। देखो यहां लिथियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा, ओबीसी सी बात है, ये 7 हो जाएगा। अब सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का पूछता है यहाँ पर, पोटेशियम का पूछता है, तो सोडियम का कितना होगा, पोटेशियम का कितना होगा, दोनों को जोड़ कर देखो तो सोडियम का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये किसका हो जाता है, इसका 39 हो जाता है ना, ये पोटेशियम का। अब ये दो जोड़ लो, ये दोनों जोड़ो, ये दोनों जोड़ोगे तो आई थिंक 39 और 46 आ जाएगा ना, 46, और इसमें 2 से भागा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये कट कर आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको जो हो जाएगा सोडियम का निकल कर आ गया, बीच वाला निकल कर आ गया। वैसे ही सभी आपको परमाणु भारों के अकॉर्डिंग आप अपना बैठा लेना। तो ये जो मात्र तीन ही त्रिक नियम दिए थे, इनका सबसे बड़ी चीज है ना कि ये 3 ही जो त्रिक नियम दिए थे 3 ही पर फॉलो कर रहा था, ठीक। ये सामने आपका लिखा हुआ है, इसे पीडीएफ में मिल जाता है, आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए रेडियम और पोलोनियम का खोज किसने किया था। ये सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये आपको बताना है। रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताइए, ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था मैडम क्यूरी द्वारा। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक तो 1903 में मिला था और एक 1911 में मिला था। मैडम क्यूरी हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रेडियम और पोलोनियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। पोलोनियम का आविष्कार जो किया गया था 1898 में मैडम क्यूरी तथा उनके पति जो थे मेरी क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि पिंच ब्लेड से रेडियम अलग की थी। सबसे पहले इनको रेडियम अलग की थी पिंच ब्लेड से, ये देखिएगा रेडियम अलग की थी। और आपको 1911 में भी इनको आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इस समय इन्होंने क्या किया था, रसायन शास्त्र के लिए, नाभिकीय, आपको इनको किसके लिए मिला था, तो नाभिकीय विज्ञान के लिए, समृद्धि के लिए इनको आपको 2 मतलब कि इनको 2 मिला हुआ है। ये पहली लेडीज थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है। आभूषण बनाते समय सोना में मिलाई जाने वाली धातु, हाँ, बीबी और हस्बैंड मिलकर किए थे। यार डीलिंग बाज, तुम लोग कमेंट बॉक्स में इतना सब डीलिंग बाज होता है ना, और वो सब डीलिंग पूछने तो कान में से खून आने लगेगा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली क्या है, देखो आभूषण जब भी बनाओगे तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, ठीक। लेकिन 24 कैरेट के सोना को आपको नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही मुलायम होता है, टूट जाएगा, इसलिए उसमें तांबा का मिश्रण मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा का मिश्रण मिलाया जाता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर तुमको कोई भी इंसान कहता है कि हम 24 कैरेट के तुमको अंगूठी दे रहे हैं, या 24 कैरेट के हम तुमको सोना के सिकरी दे रहे हैं या मुकुट दे रहे हैं, इसका मतलब समझो कि तुमको बेवकूफ बना रहा है। 24 कैरेट का देगा तो भैया मुलायम होगा, तुरंत टूट के गिर जाएगा, ठीक ना। उसमें कहीं ना कहीं तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, तांबा। होल मार्क के सोना आपको भारत सरकार बोलता है कि होल मार्क के आपको जो होता है सोना लिया कीजिए, यानी कि आभूषण लिया कीजिए। 10 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 11 देखो, पानी में एक अम्ल और या क्षार, पानी में अम्ल या क्षार अगर मिलाते हैं हम लोग, पानी में अम्ल डालो या क्षार डालो, क्या होगा, उष्मा क्या होगा, फेंकेगा, ऊपर की तरफ उष्मा निकलेगा। यानी कि क्या होगा, इसमें पानी में अम्ल या क्षार डालो, यानी दोनों डाल दोगे तो फिर लवड़ बन जाएगा, ठीक ना। एक बात ध्यान में रखना, पानी आपको तो अम्ल क्षार दोनों मिलाने पर, ठीक। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि अगर पानी में अम्ल डालो या क्षार डालो तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है, उष्मा क्षेपी, यानी कि उष्मा इसमें से निकलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा।
बी हो जाएगा। पानी में अम्ल या क्षार का विलय करने से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नाम से जाना जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनसे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन 12 देखो, स्वार्थिक विलायक है, स्वार्थिक विलायक है, ये आपको बताना है। इसमें स्वार्थिक विलायक कौन होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। स्वार्थिक विलायक कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताइए नहीं, तो ये हो जाएगा अपना जल, यानी कि CO2 जल ही जीवन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा। पूरे देखा जाए तो 71% के करीब है जल, हमारे पृथ्वी पर कितना है, 71% जल है, लेकिन ये इसमें से मैक्सिमम जो होगा ये आपको खारे पानी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है, देखते कौन सही लगा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सभी लोग चलिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लगाइए। बायोगैस को क्या बोला जाता है हम लोग, बायोगैस सीएनजी देखो ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी बायोगैस यानी कि CH4 का ही यूज किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, दलदली वाला गैस भी कहा जाता है। ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है तुम्हारा कोयले के खानों में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, पगुराई करती हुई जो आपको गाय भैंस होती है जुगाली करने वाली, धान के खेतों में मिलता है, दलदली क्षेत्रों में मिलता है। तो CH4 क्या होता है, ये देखोगे बायोगैस जिसे बोला जाता है। इसमें मीथेन का प्रतिशत पूछे तो मीथेन का प्रतिशत ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा ये 60% होगा। जो अलग अलग जो होते हैं जैसे कि मानते हैं, जैसे कि विकिपीडिया जो मानता है वो कहता है 55 से लेकर 60% के बीच में होता है। ठीक, मतलब कि ये मुख्यतः जो शोध के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। कहीं कहीं आप 75% भी देखने को दिखता है, लेकिन यहां पर आराम से आपको देखता कर क्वेश्चन लगाना होगा। लगभग जो एवरेज में हो जाता है 60% आपको बायोगैस में मिलता है ये मीथेन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। ठीक, जानवरों और पेड़ पौधे से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ के सूक्ष्म द्वारा जल की उपस्थिति में सड़ने से मीथेन और CO2 और देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैस निकलते हैं। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। यह क्या है, ये क्या है, एक आपको उत्तम गैसीय ईंधन है। ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ना तो करते थे जी, पहले एक जमाना में आया था, तुम लोग किए होगे, बैटरी का क्या होता था, बल्ब लोग हम लोग बनाते थे। जो बैटरी हो गया मतलब सड़ गया, उसको क्या किया जाता था, नमक उमक डालकर उसमें बॉल जोड़ दिया जाता था। गोबर उबर डालकर उसमें क्या करते थे, नमक डाल देते थे और वो पतला सा बॉल्ब आता था, बड़ी जुगमुगा हुआ 5 कलर का बॉल आता था, उसको हम लोग लगा देते थे। हम तो अपने साइकिल को सजाए थे उसी को लगा लगा कर, ठीक ना, अपने पूरे साइकिल को सजा दिए थे, यानी कि साइकिल को एकदम चौचक सजा दिए थे। तो तुम लोग भी किए होगे अपने घर में। क्या होता था कि उस समय आदमी वो लगाता था, धूप में ले जाकर रखना पड़ता था उसे, और फिर धूप में चार्ज हो जाता था तो रात को 1-2 घंटा चलता था, बड़ी मन लगता था वो सब काम करने में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सर्वोत्तम संवाहक है, ये बताना है। देखते तुम लोग इसका कौन आंसर इसका सही लगा रहा है, ठीक ना, ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर बिहार एक्साइज दरोगा वाला एग्जाम कब है, प्लीज बता दीजिए अमित कुमार। बिहार दरोगा एक्साइज वाला जो सेंटर बोला गया था वो 16 तारीख को बोला गया था, अगले महीने में 16 तारीख को। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता उसी डेट को मानकर तैयारी कीजिए, ठीक, क्योंकि कब एडमिट कार्ड जारी कर दे बीपीएससी कोई नहीं जानता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको जो फोटो के लिए तो पहले ही जारी कर दिया है सुधारने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली के सर्वोत्तम हो जाएगी, ये बताना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले होता है तुम्हारा चांदी, चांदी के बाद आता है कॉपर यानी कि तांबा, तांबा के बाद आता है अल्युमिनियम, यानी कि इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम चलोगे तांबा। और तांबा के ही क्या बनाए जाते हैं, तड़िक चालक बनाए जाते हैं। जो तड़िक चालक जो बिजली गिरता है ना नीचे ले जाकर जमीन में छोड़ देता है, ठीक, तो वो हो जाते हैं तांबा का ही बनाए जाते हैं। तांबा और आपको देखोगे जिंक मिलने से आपको पीतल बनता है, इसे भी याद रखिएगा, तांबा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिजली के सर्वोत्तम संवाहक धातु विकल्प में से आपको जो दिए हैं तांबा होगा। चांदी सबसे अधिक अच्छा सुचालक होता है, सुचालक के आधार पर देखो तो एजी यानी चांदी होता है, और आपको सीयू यानी कॉपर होता है यानी तांबा। अल्युमिनियम तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध है, एकल बंध नहीं है, द्विबंध है, उसे द्विबंध के कारण इसको क्या कहा जाता है बताओ। एल्केन में क्या होता है, एकल बंध होता है, एल्कीन यहां पर हो जाएगा ना, एल्कीन में क्या हो जाएगा, द्विबंध, कार्बन के दोनों परमाणु के बीच में क्या हो जाता है, द्विबंध होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो द्विबंध होने के कारण इसे एल्कीन कहा जाता है, इसे याद रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। C6H6 में देखोगे ये क्या होता है, ये बताओ। C6H6 देखोगे ये क्या होता है, और इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। बेंजीन का इस्तेमाल क्या होता है, हर जगह, तुम्हारा कॉस्मेटिक क्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है थोड़ा थोड़ा, इसको दाग धब्बा निकालने वाले में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 आपको बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, इसके याद रखिएगा, बेंजीन हो जाएगा। C6H6 बेंजीन हो जाएगा। इसमें पूछता है कि पाई बॉन्ड कितना होता है। पाई बॉन्ड जो होता है इसमें देखिएगा, इसमें आपको 3 होता है, ठीक। सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, ये आपको सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड जो हो जाता है ये 12 हो जाता है ना। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं
इसमें आपको देखो 12 सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, और बेंजीन में सी सी मतलब कि पाई बंध जो डबल बंध होता है उसे सी सी मतलब कि उसके बीच में आपको देखोगे कि 3 आपको डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक। और बाकी सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो 12 पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है और इसे क्या कहा जाता है, सभी एरोमेटिक यौगिक के पिता कहा जाता है, यानी सभी एरोमेटिक यौगिक के बाप कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेंजीन को कहा जाता है। इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग कहा जाता है, ये बताओ सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका उपयोग क्या, तुम लोग पूछ रहे हो। साथिया स्टूडेंट यूपी, सर कौन से नंबर से पेमेंट करनी है बता दो, क्यों नहीं दे रहे हैं सर। अरे आपको पहले वीडियो दिया गया होगा, पहले के वीडियो देख लीजिए, उसमें नंबर होगा। पहले के वीडियो निकाल कर देख लीजिए, उसमें नंबर होगा। ऐसे कैसे अब क्लास में कैसे, मुझे तो अपना खुद का नंबर नहीं याद होता है, कैसे मैं आपको नंबर अभी बताऊं, ठीक। ओरिजिनली मैं बता रहा हूं, मेरा खुद का नंबर मुझे याद नहीं होता है, तो कैसे मैं आपको बताऊं। अब याद करने की जरूरत क्या है, जो चीज जरूरत है उसे याद करो। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, बस बाबूजी का एगो नंबर याद किए हैं। बाबूजी का अगर नंबर याद है कि कहीं भूल गए, कहीं हमको चुरा ले गया कोनो, या कहीं हम भूल गए, मान लो कहीं बिछड़ गए, तो बाबूजी के पास कॉल कर देंगे कि हम यहाँ पर हैं, ठीक ना। ये चीज हमको पता है। सिलिकॉन कार्बाइड का कार्बेंडम कहा जाता है, जिसे इसे क्या आपको बोल रहा है कि इसका आपको क्या किया जाता है, तो ये आपको बहुमूल्य कठोर जो होता है वस्तु को काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। इसे कृत्रिम क्या बोला जाता है, हीरा भी बोला जाता है, बहुत कठोर होता है कार्बेंडम, ठीक ना। और ये देखिएगा, इसे आपको सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने के लिए होता है। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है जिसे SiC बोलते हैं, कार्बेंडम कहा जाता है इसे, और इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। और हीरा तो तुम लोग जानते ही हो, हीरा का शीशा काटने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, पहला वस्कुलर संवहनीय पौधा कौन सा है। पहला वस्कुलर संवहनीय पौधा का आपको नाम बताना है। गुरुजी फॉर्म भरने में दाढ़ी वाला फोटो ठीक होगा या सेविंग कर देना होगा। चलो ठीक है, दाढ़ी वाला लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम सेविंग ही लगाना, ठीक ना। सेविंग लगाओगे तो हीरो लोगे, क्या हीरो लगोगे तो मान लो मशीन ओमर से चेक करता है तो हीरो हीरालाल का चेहरा देखेगा, कहेगा अरे भैया ये तो हीरो नाम है, एकरा तो हीरो है, एकरा हीरो है, तो एकरा के सबसे पहले एक को ओमर से अच्छे से चेक होना चाहिए। टेरेडोफाइटा होता है, टेरेडोफाइटा क्या होता है, पहला वेस्कुलर संवहनीय पौधा होता है, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो याद देख लो। टेरेडोफाइटा प्रथम संवहनीय वेस्कुलर स्थलीय जो होता है पौधा होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां होती है। क्वेश्चन 19 देख लीजिए, बीज अंकुरण के लिए एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है। बीज अंकुरण के लिए किसकी मौजूदगी है ये आपको बताना है। एगो लड़की फोन की तो बोली कि सर जी हम कौन सा फोटो डालें, हम फोटो शादी वाला डालें कि हम फोटो मतलब बिना शादी वाला डालें। हम बोले कि तुम्हारे मन क्या है, तो बोल रही है कि सर जी हम बिना शादी वाला में बड़ी सुंदर लगते हैं। पश्चिम चंपारण से कॉल की थी, ठीक ना, का तो नाम था ओकर हो, तो हम बोले कौन में ठीक लगती हो, तो का तो बिना शादी वाला फोटोआ में बड़ी बढ़िया लगता है। सही में फोटोआ भेजी भी, सही में बढ़िया लग रही थी, एकदम सुंदर लग रही थी। हम बोले कि फिर शादी वाला भेजो, तो फिर शादी वाला भेज दी फोटोआ। तो हम बोले कि तू काम कर, शादी वाला फोटोआ डाल दे। पूछ काहे सर जी काहे शादी वाला फोटोआ डाल दे। हम बोले कि शादी वाला फोटोआ डालेगी तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 बचवा के माए है तो तोरा नौकरी पहले जरूरी है, ठीक ना। तो 2-3 बचवा के माए है तो तोरा पर मान ले कि तू जैसे सोच रही है कि हमको अगर फोटोआ से हमको देखेगा तो कहेगा कि चलो ये बढ़िया लड़की है, थोड़ा इसको मोह माया से, तो बढ़िया है कि तू डाल दे कि 3-4 गो लड़का के माए लगल हो और फोटोआ और बिगड़वा ले, ठीक। बीज अंकुरण के एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूद है। सबसे बड़ी बात देखो, एक चीज और मैं बता रहा हूं, वो लड़की क्यूज लगा रही होगी, मुझे पता है वो लड़की क्यूज लगा रही है, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक। बीज अंकुरण की एक अनिवार्य विशेषता किसकी है, तो बीज अंकुरण के लिए इसमें से जो सबसे पहले चाहिए वो चाहिए आपको जल की जरूरत है, ठीक ना। प्रकाश नहीं चाहिए भैया, इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या जल में बीज का अंकुरण नहीं होता है, बिना मिट्टी का होता है भैया, होता है, ठीक। हाइड्रोपोनिक्स देख लो, उसमें क्या होता है, मिट्टी की जरूरत नहीं होता है। बीज के अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। बीज के अंकुरण के लिए जल, ताप और वायु तीनों का होना आवश्यक। मिट्टी और सूरज का होना कोई जरूरी नहीं है। क्या होता है, मिट्टी और सूरज का होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई बीज जो होता है मिट्टी के अंदर होता है, अंकुरण करने के लिए उसको क्या जरूरत है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। एगो लड़की फोन की तो वो अपना मतलब कि इससे पहले एक्सरसाइज वाला में, तो फिर बोले कि सर जी देखिए हम बोले कि ठीक है, तू अपना तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है तो हम डाउनलोड करके भेज दिए। उसको डाउनलोड करे तो देख रहे वो सिंदूर लगेले है, ठीक ना। तो हम बोले अरे तुम्हारा तो शादी हो गया है ना, तो बोले ना सर जी शादी नहीं हुआ है। तो हम बोले कि ये तो सिंदूर लगाई हो, तो बोले क्या सिंदूर लगाए हैं, हम कहे हाँ।
तो फोटो को एडमिट करवा दे कि बोले हाँ गुरु जी है तो सिंदूर लगाए हैं। तो बोले तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे फोटो है कि सिंदूर लगाया हुआ है और तुम्हारा शादी हुआ है। तो बोले ना सर जी कसम खा रहे हैं शादी नहीं हुआ है हमारे छोटका भैया का कर दिया है ना कि कलम से फोटोआ को ऊपर से रंग दिया होगा, सिंदूर जैसा रंग दिया होगा। हम बोले कि भाई रे भाई ऐसा भाई कोई का ना मिले, ठीक ना, ऐसा भाई मिलेगा तो तप जाएगा, पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कौन कीट नहीं है ये बताना है, इसमें से कीट कौन सा नहीं होगा। कीट कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। कीट छोटे होते हैं, कीट क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे मक्खी मच्छर कॉकरोच ये हो जाएंगे, ये रेप्टाइल के अंतर्गत आ जाएगा। बिच्छू नहीं होगा, इसमें से क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा बिच्छू हो जाएगा। और बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, सर्प के 20 दंत क्या होते हैं। सर्प के जो 20 दंत होते हैं ये क्या होते हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सर्प के 20 दंत क्या होते हैं, लगाइए क्वेश्चन। सर मैं टकला हूं, क्या टकला वाला फोटो डाल सकता हूं, एकदम टकला वाला फोटो डाल सकते हो क्या। बिहार के लिए थोड़े ना तुमको फोटो भेजना है, अरे फोटो तुम भेज रहे हो वो अपना फॉर्म भरने के लिए भेज रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि लड़की देख कर डेरा जाएगी, अरे भैया इधर टकला है कर बलवे ना है। सर्प के 20 दंत जो होते हैं ये क्या होते हैं, जंभिक दंत होते हैं, ठीक ना। इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा कोनो तुम लोग पासपोर्ट के लिए फोटो नहीं भेज रहे हो कि विदेश जाना है हमको, थाईलैंड घूमने जाना है, हम थाईलैंड वाला वीजा नहीं देखेगा, कहेगा कि तो टकला है, क्या करेगा हमारा देश में आकर। सर्प के 20 दंत जो होता है पॉइजन फैंग्स होते हैं, ये जीविका दंत होते हैं, ये याद रखिएगा। और उसी से आप देखिएगा उसी में क्या होता है, पॉइजन होता है तो कि तुम्हारे दांत की तरह चुखीला हो जाता है, नुखीला, और उसी को गड़ा देता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन के में समान है। ये कौन सा होता है जो वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में समान होता है, ये आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस की क्रिया वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान है। एक अणु ग्लूकोज की इस क्रिया में पायरुविक अम्ल में आपको होता है, एक जो अणु होता है ग्लूकोज की इस अपक्रिया में पायरुविक अम्ल के 2 अणु में निर्माण किया जाता है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अलैंगिक प्रजनन है। देखो अलैंगिक प्रजनन तो एक तो बहुत जल्दी होगा। अलैंगिक प्रजनन जैसे कि जिससे प्रजनन होता है जस्ट उसी की तरह उसमें भी आपको गुण पाया जाता है, वैसे ही आपको होगा, लाइक आपको अलैंगिक प्रजनन होगा। तो अलैंगिक प्रजनन में देख लो जैसे कि गुलाब का वाला ही तुम लोग गुलाब का डंटी लेकर गुलाब लगाए होगे, केला लगाए होगे, ये सब अलैंगिक में होता है, हाइड्रा हो गया ये सब। तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है ये क्या होता है, ये क्या होता है, कम विकसित होते हैं, कम विकसित जानवरों और पौधे में होता है। क्या होता है ये, कम विकसित जानवरों और पौधे में, पूरा विकसित रूप से ये सब नहीं होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो, अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हो जाएगा, यहाँ पर ग्रोथ ना होगा, ठीक ना, ग्रंथि हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो। ये मानव शरीर की कौन सी जो ग्रंथि होगा, पीयूष ग्रंथि, अरे ग्रंथि इसे बना ले रहा यार, ग्रंथि। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन की रिसाव को नियंत्रित करती है। हार्मोन की रिसाव जो होगा यानी पीयूष ग्रंथि, देखो ये पीयूष का भी पापा है, यानी ये पीयूष को भी नियंत्रित करता है। जैसे कि तुम लोगों का नियंत्रित तुम्हारे बाबूजी करते हैं ना, वैसे ही पीयूष को भी नियंत्रित करता है। ऐसे बोला जाता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है मास्टर जी के जो ग्लैंड होता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है जो तुम्हारे शरीर में ग्रंथियों को नियंत्रित करे, ठीक ना, उसे आपको कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। बट देखो मास्टर के भी मास्टर होते हैं, यानी कि मास्टर के जो मास्टर होते हैं वो अति मास्टर होते हैं, और वही अति मास्टर जो है ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुम्हारे तापमान को नियंत्रित करता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो मास्टर के भी मास्टर होगा बड़ी गुस्सैल होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होगा, तापमान तुरंत आ जाता होगा, ठीक ना। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये क्या होता है, ये इसको भी नियंत्रित करता है, किसको करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक। सो हाइपोथैलेमस को मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन 25 देखो, मानो स्पाइनल कॉलम की हड्डियों में बना हुआ है। मानो के जो स्पाइनल है, स्पाइनल वो जो होता है कितने हड्डियों से मिलकर बनता है, ये बताना है। ये मानो के स्पाइनल जो अगर कल तुम लोग पढ़े होगे तो यहाँ पर ये चीज मैं डिटेल्स में कुछ बताया था, क्वेश्चन का आंसर वो लगाए होगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सर आधार कार्ड ना बचपन में ही बना था, उसमें फोटो अजीब है और अभी चेंज हो गया है, तो आधार कार्ड का अपडेट करवाना होगा। करवा लो। अरे आधार कार्ड पर तो पहले चंडाल जैसा फोटो आता था, हम तो समझ में ना आता था। आधार कार्ड पर अब यो देखोगे हम लोग का आधार कार्ड पर तो हमारा तो तनी मनी ठीक है, सब लोग बोलता है कि आपका तो बड़ी ठीक है। आधार कार्ड पर पहले के फोटो देखो, एक हमारे दोस्त के फोटो देखे थे, हम बोले तो हैसन तू था रे बचपन में, तो बोला ना भाई हैसन नहीं थी, तो वैसन फोटोआ खींच लिया था एकदम। आधार कार्ड पर तो ऐसा फोटो, आधार कार्ड का फोटो अगर किसी को भी तुम भेज दो साला डर जाएगा,
मतलब बोलेगा अगर ये गजब की फोटो आया है। तो आधार कार्ड वाला फोटो तुम लोग चेंज करवा लो, अपना नया नया अपडेट करवा लो, नहीं तो पता चलेगा कि तुम्हारा अगुआ भी भाग गया और तुमको भारत सरकार नौकरी भी नहीं देगा। ये कितना जोड़ी होता है, तो ये होता है 33 जोड़ी। इसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर 33 जोड़ी होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर ए हो जाता है, ये याद रखना। मतलब अगर आधार कार्ड कोई देख लिया तो कहेगा अरे बाप रे खतरनाक है। और लेकिन एक बात समझ लो, आधार कार्ड में ओरिजिनल फोटो एक्सेप्ट करता है, ये सब फेयर लवली आओ ये सब कुल डाल उल कर नहीं एक्सेप्ट करता है। तो जैसा होगा वैसे नहीं दिखाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, मानव स्पाइनल कॉलम जो होता है 33 हड्डियों से बना होता है। मनुष्य के केसरकी जो होता है वर्टेब्रल कॉलम, ये 33 केसरकियों से मिलकर बना होता है। ठीक, वही चीज क्वेश्चन 26 देख लो। वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं ये बताना है। वायरस इसमें से क्या होते हैं, लगाइए क्वेश्चन, वायरस क्या होते हैं लगाइए। सर एक सवाल है कि पानी को बहुत अधिक दबाया या सर एक सवाल है कि पानी के बहुत अधिक दाब या लिंक मीटर छिद्र से गुजारा जाता है तो धारा हीरा से भी जोर से जाता है, वह कांच को भी काट सकता है। हीरा से जोड़ को मतलब हीरा थोड़े ना कोई प्रेशर डालता है। पानी को अगर पतला तुम करोगे, पतला करोगे, उसमें ज्यादा प्रेशर से डालोगे तो obvious सी बात है उसका जो इस्तेमाल किया जाता था वो आपको कारखानों में किया जाता था। बड़ा बड़ा वो देखोगे कि जो पतला वाला तुम बोल रही हो जिससे पानी गुजारा जाता था उसका इस्तेमाल किया जाता है। उससे जहां से कोयला वोयला निकाला जाता है, जहां से अयस्क, जहां से मतलब कि क्या बोला जाता है उसे खानों में किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल खान में किया जाता है। पतला पानी के एकदम स्रोत लगाकर तोड़ा जाता है। ठीक, इस बात ध्यान में रखना। अब हीरा तो सबसे कड़ा पदार्थ हो गया ना। अब हीरा का समतुल्य कौन हो सकता है, हीरा सबसे कड़ा पदार्थ हो गया। हीरा शीशा को काटता है। हीरा देखोगे बहुत पहाड़ पर जब नीचे पानी बोरिंग करना होता है तो बड़ा बड़ा मशीन जाता है। बड़ा बड़ा मशीन के नीचे देखोगे, ध्यान से तुम लोग अगर देखोगे तो मतलब अगर देखने को मिलेगा तो उसके नीचे पतला सा ब्लैक डायमंड का लेयर लगाया रहता है, क्योंकि पहाड़ को भी वो चीर कर अंदर कर देता है। आगे देखो वायरस होते हैं। वायरस क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वायरस क्या होते हैं, अकोशिकीय होते हैं। एक्सप्लोरर होते हैं वायरस। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में, बताओ यहां पर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। पौधे से पोषण प्राप्त करता है, आपको बताना है। और उसका एग्जांपल देखना है तो कहीं दूर नहीं जाना है, पानी के फोर्सिंग वाला एग्जांपल देखना है। तो मोटरसाइकिल साफ कराने तुम लोग जाते होगे ना, तो मोटरसाइकिल साफ कराने में कितना पतला मारता है एक धार। अगर वो तुम्हारा अपना पीठ पर मरवा लो धार तो मतलब एकदम चोट इतना भयंकर लगता है, खतरनाक तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से प्राप्त पोषण है, ये बताइए, ये कौन सा होता है। मार्केट जाना है डॉक्टर के पास, क्या हो गया तुमको, वाटर जेट मशीन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे में है, ये कसकुट्टा। कसकुट्टा तुम लोग जानते होगे ना, कसकुट्टा देखे होगे ना जो होता है। कसकुट्टा जो होता है ये क्या होता है, आपको एक परजीवी के रूप में पौधे के पोषण प्राप्त करता है। पौधे पर ये आपको छाल जैसा आ जाता है कसकुट्टा। कसकुट्टा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। ये तो पहले क्वेश्चन हम करा चुके हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। ये देखो यहां से, जनसंख्या में भारी वृद्धि, एक मिनट बड़ा कर देते हैं इसमें, यह क्वेश्चन लगाओ। जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा हुई है। तो जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी जनसंख्या, भारी वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, इतना तीव्र बढ़ रहा है जनसंख्या। जनसंख्या बहुत से देशों में घट भी रहा है, जैसे रसिया उसिया हुआ, यूरोपियन कंट्री में जनसंख्या काफी तीव्र गति से घट रहा है। चाइना में हो गया उसका जनसंख्या। लेकिन हमारे भारत में अभी भी ऊर्जावान लोग हैं, अभी भी युवा क्या है, ऊर्जावान है, इसलिए जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। वायुमंडलीय CO2 का बढ़ता हुआ स्तर, वैश्विक तापमान, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, ये सभी काम हो रहे हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई संसाधन का भी दोहन होगा, और संसाधन में सिर्फ वो आपको संसाधन जो होते हैं जैसे कि जीवाश्म संसाधन होते हैं उसका भी दोहन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण वायुमंडलीय CO2 का आपका स्तर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये आपको बताना है। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो लिखा था, इसका ऑथेंटिक जो आंसर होगा जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक, इसका होगा ओपरिन। ओपरिन ने लिखा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओपरिन जो है वो आपको जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखे थे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखो 30 देख लो। ओपरिन लगा लेना, उसका आंसर ओपरिन होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 30 देखो, मतलब ऊपर वाला का आंसर ओपरिन होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। ब्लड कैंसर को आमतौर पर आपको ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है।
संस्कृत बोर्ड से किए हैं, बस इंग्लिश आपका सब्जेक्ट एक होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड कैंसर आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, लुकीमिया नाम से जाना जाता है। लुकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, आपको जानते हैं, ठीक है। स्किन कैंसर को लुकोडर्मा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, लुकीमिया। एनीमिया कहा जाता है खून की कमी। हीमोफीलिया कहा जाता है जब खून का थक्का नहीं जमना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। जब एक पत्थर को चांद के सतह के पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या परिवर्तन होगा, ठीक। तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार दोनों बदल जाएगा, ना द्रव्यमान बदलेगा ना भार बढ़ेगा। तो बेसिक सी बात है भार बदलेगा, क्योंकि भार का फॉर्मूला ही होता है mg होता है। और यहाँ पर मास कभी नहीं बदलता है, यह हर जगह समान होता है। g बदलता है, और आपको देखोगे चांदा पर g हो जाता है पृथ्वी का 1/6 हो जाता है, यानी घट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसमें भार बदलता है चंदा मामा पर जाने पर। और चंदा मामा तुम्हारा जो है चांद जो है ना, ये आपको एक कृत्रिम आपको नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह है। अभी जो छोड़े जाते हैं सैटेलाइट, ये सभी कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी जो ये अपना चंदा मामा है, ये आपको क्या है, ये प्राकृतिक उपग्रह है, और इनका आपको 59% भाग हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक ना। आगे देखते क्वेश्चन 32 देख लो। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? भैया दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है ये आपको बताना है। दूध से क्रीम जो निकाला जाता है ये कौन बल लगता है? तो दूध से क्रीम मतलब बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है। एक तुम लोग झूला भी देखे होगे। झूला क्या होता है कि ऐसा रहेगा और चारों तरफ से उसका सीट बना रहेगा, और जैसी चारों तरफ से ये झूलवा घूमता है, बाहर की तरफ क्या होगा, उसके जो बैठे होंगे बाहर की तरफ मतलब कि जाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब सेंटर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं जाते हुए, यानी कि दूर की तरफ। तो वो भी क्या होता है, अब केंद्रीय बल होता है। यानी कि अब केंद्रीय बल मतलब कि सेंटर से बाहर लगने वाला जो बल है ये सूडो फोर्स है। जैसे कि दूध के से आपको क्रीम निकालना, या आपको देखोगे कि जो साफ करने वाले वॉशिंग मशीन होते हैं उससे देखोगे गंदगी निकालना, ये सभी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी सरल लोलक की लंबाई आपको क्या होता है 4% बढ़ा दी जाए, ठीक। तो टाइम पीरियड, टाइम यहाँ पर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई होता है, और अंडर रूट क्या होता है L/G हो जाता है। यह फॉर्मूला लिख कर रखो, बाकी तुम्हारा सभी क्वेश्चन इसी पर बनेगा, टाइम पीरियड पर जो वही क्वेश्चन आता है। तो किसी सरल लोलक मतलब कि मान लो खड़ी का ही लोलक मान लो, ये क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है, यानी कि L 4% बढ़ा रही है, तो यहाँ पर T रख लो। ये 2 पाई 2 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर 4% को 4/g लिख लो। g तो कांस्टेंट रहेगा, g तो कुछ कर नहीं रहा है, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 2 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2% क्या हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, बढ़ जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन 34 देखो। अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित रंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? ये चमगुदड़ी जो होता है, चमगुदड़ी, ठीक, लड़की को क्या बोला जाता है, चमगुदड़ी बोला जाता है। पता है तुम लोगों को क्यों लड़की सबको चमगुदड़ी बोला जाता है? क्योंकि उस सबको दूर से ही कुछ भी चीज को सूंघने की और पहचानने की क्षमता होती है, ठीक ना। जैसे ही पता चलता है कि साजन घर आ रहे हैं तो 1 किलो लेकर पोत लेती है पाउडर, ठीक ना, और फिर वो क्या होता है कि रास्ता भटका देती है। तो ये जो होता है, ये जो चमगादड़ है या चमगुदड़ी है, ये कैसे पहचान लेती है, आखिर किस तरंग का? तो ये दूर के तरंगों मतलब कि परास्रव तरंग के, जो तो हम लोग ना पहचान सकते हैं परास्रव तरंग ये होती है। और ये परास्रव तरंग जब छोड़ती है तो कोई वस्तु में क्या लगता है, टकराता है और वो वापस आ जाता है, ठीक ना। तो वापस आता है, तो इसी के कारण देखोगे कि ये अपना पहचान लेती है, यानी डॉल्फिन भी इसका इस्तेमाल करती है। ये देखोगे ये होता है परास्रव तरंग का, ठीक। ये सबके अपना कान नहीं होता है, ये सब ना कान से सुनता नहीं है, ये सब अपना क्या होता है, परास्रव तरंग छोड़ता है, ठीक। और ये चमगुदड़ा सब पहचान लेता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, इसका आंसर अब देखो जो सुनने के हिसाब से जो बांटा गया है, जैसे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वो देख लो। जैसे कि अपस्रव तरंग जो होता है, इंफ्रासोनिक जिसे बोला जाता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम वाली आवृत्ति को अपस्रव बोला जाता है। अब ये सुन नहीं सकते हम लोग भी, श्रव क्या करते हैं हम लोग, जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज से। के मतलब जानते हो, छोटका के मतलब 1000 होता है, छोटका के मतलब 1000 होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में देखोगे आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसे याद रखना, हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मापक है। तो ये ध्वनि का समान स्तर होता है जो मानो सुन सकता है, हम लोग सुन सकते हैं। पराश्रव देखो 20 हर्ट्ज से लेके आपको देखोगे ये कितना दिया हुआ है, यहां तक 20,000 हर्ट्ज, माफ करना 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी ध्वनि होती है वो आपको कहलाती है पराश्रव ध्वनि कहलाती है, ये याद रखिएगा। और इसी ध्वनि का यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहलाती है, और इसी ध्वनि का चमगुदड़ी सब इस्तेमाल करती है, ठीक ना, कि दूर से कौन आ रहा है, केकरा ठग्गस करना है। मतलब कि हम देखे कि एगो मतलब कि एगो हमारे मोहल्ला की लड़की है,
एगो मोहल्ला की लड़की, हम देख रहे ये तो कैसन लगती थी, आज कैसन लगती है, मतलब फोटो आया, मतलब वीडियो टाइप का आया, छोटे को वीडियो टाइप का आया। हम शुरू में पहचानने के लिए भूल, फेसबुक पर आया था, हम भूल गए, हमको दोस्त भेजा, हम बोले, ये बोला कि इसको पहचान रहे हो, हम बोले कि ना पहचान रहे, तो बोला कि देखो ये है, मतलब हम बोले कि बाप रे तो बड़ा बड़ा बदल गई है हो, बोले बदल नहीं गई है, ये अभी इसने लगती है, ये तो मोबाइलवा बदल गया है कर, पहले नोकिया था अब पूरा भयंकर मोबाइल ले ली है, तो वो पूरा अपना काया ही बदल दी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, हम बोले कि तब तक एकरा के अगर सामने हम लोग चले जाए पहचान है, तो हम लोग तो पहले से देखे थे, अभी मतलब इतना सुंदर दिखाई दे रही है, अगर इस तरीका से आदमी देख ले तो बहुत लोग ठगा जाएगा इस मामले में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 35, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, यानी कि देखोगे कि कभी अदहन उगलता है तो अदहन में पानी में हाथ डाल सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन जैसे अदहन का भाप तुम्हारे हाथ पर लगेगा तुरंत जल जाता है। ठीक, वो भाप क्या होता है, उसमें आपको देखोगे कि गुप्त उष्मा ज्यादा होता है, यानी कि भाप में क्या होता है, गुप्त उष्मा लेटेंट एनर्जी जो होता है ये आपको ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है तुम्हारे हाथवा जला देता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर तुम्हारा काम समाप्त होता है, अब 3 बजे वाला क्यूज होगा लगाओ।